आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 14वां अध्याय, एक कहानी यह भी। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यह पाठ लेखिका मनु भंडारी ने लिखा है। यह एक आत्मकथ्य है। इसमें उन्होंने अपने जीवन से संबंधित और अपने लेखकीय जीवन से संबंधित कुछ लोगों का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। तो उस समय उनके परिवार में क्या योग्यता थी? लड़की के विवाह की उम्र की 16 साल की हो जाए लड़की था, मैट्रिक यानी 10वीं पास कर ली। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। तो सन 1944 में जो उसकी बहन थी सुशीला, उससे 2 साल बड़ी, उसने यह योग्यता प्राप्त कर ली, यानी 16 साल की हो गई और 10वीं पास कर ली। फिर उसकी शादी कर दी गई और वह कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। दोनों बड़े भाई थे उसके वो भी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया की हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। मतलब सारे बहन भाई जब चले गए इधर उधर, तो लेखिका अकेली घर में बची। तो पहली बार उसके पिता ने उसकी तरफ ध्यान दिया। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वो भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। जिस उम्र में लड़कियों को एक गृहिणी बनने के गुण सिखाए जाते हैं कि घर कैसे चलाया जाता है, ठीक है, कुशल पाकशास्त्री, ठीक है, अच्छी तरह खाना बनाने में निपुण बनाया जाता है, ऐसी बातें सिखाए जाते हैं। उस उम्र में पिताजी मुझसे कहते थे, आग्रह करते थे कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। वो उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि उसके बच्चे रसोई में खाना बनाने तक ही सीमित रहे। वो चाहते थे कि उसके बच्चे जीवन में कुछ अलग करे, यश और प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। रसोई को वो भटियार खाना कहते थे। रसोई को वो एक भट्टी के समान मानते थे। कहते थे कि रसोई में रहना अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा यानी अपनी योग्यता को भट्टी में झोंक देना है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल मतलब आदत, हैबिट, ठीक है, शगल आदत। तो उनके घर में हर रोज राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग रहते थे और वहाँ किसी न किसी बात पर बहस चलती रहती थी और बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वही बैठने को कहते। जब लेखिका उन लोगों को चाय पानी और नाश्ता देने के लिए जाती थी तो पिताजी उसको भी वहीं बैठा लेते थे। वे चाहते थे कि मैं भी वहाँ बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके पिताजी चाहते थे कि उसके बच्चों को भी राजनीति के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आस पड़ोस में देश में चारों तरफ क्या चल रहा है। देश में वो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ
उनके आपसी विरोध तथा मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। ठीक है, तो सन 1942 की बात है, जब स्वतंत्रता आंदोलन चला हुआ था। सारा देश गुस्से से उबल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की जो नीतियाँ थी, नियम थे, उनके आपसी विरोध थे, मतभेद थे, उनकी जानकारी लेखिका को उस समय नहीं थी। लेकिन जो क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों की जब वो बातें सुनती थी, उनकी कुर्बानियों के बारे में उसको पता चलता था, तो उसका मन बहुत आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। तो 10वीं कक्षा तक क्या हुआ उसके साथ कि बिना समझ के वो घर में जो भी बहस चलती थी राजनीति से संबंधित, उनको वो सुनती और बिना लेखक की अहमियत जाने, उसके पिताजी जो भी पुस्तक उसको देते थे उसके बारे में कुछ समझ न होते हुए भी उसको वो किताबें पढ़नी पड़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। जैसे ही लेखिका ने 10वीं पास की और फर्स्ट ईयर में हुई, तो उसकी मुलाकात हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा। ठीक है, कौन सा स्कूल था? सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ उसने क ख ग सीखा था। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था, 1 साल पहले ही उसे कॉलेज की मान्यता प्राप्त हुई थी और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। और शीला अग्रवाल भी उस स्कूल में, उस कॉलेज में उसी साल आई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेंद्र, अजय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। फिर तो फैलती ही चली गई। तो शीला अग्रवाल ने मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। ठीक है, केवल पढ़ना ही नहीं सिखाया, मतलब पुस्तकें चुन चुन कर पढ़नी भी सिखाई। उसने खुद पुस्तकें चुन कर दी, अच्छे लेखकों की पुस्तकें उसने उसको पढ़ने के लिए दी और पढ़ी। जो उन्होंने पढ़ा उन बातों पर उन दोनों ने बहस की। और फिर 2 साल बीत गए और 2 साल बीतते बीतते मनु भंडारी जी ने मुंशी प्रेमचंद, जैनेंद्र, अज्ञे, यशपाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इन सब के सारी पुस्तकें पढ़ी। ये सारे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। उस समय जैनेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। उस समय जैनेंद्र जी ने जो किताबें लिखी थी उनकी भाषा शैली कैसी थी? वो छोटे छोटे सरल और सहज वाक्यों का प्रयोग करते थे, जो लेखिका को बहुत आकर्षित करती थी, आकृष्ट होती थी लेखिका उनकी शैली की तरफ। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। तो लेखिका ने जैनेंद्र का सुनीता उपन्यास पढ़ा, जो उसे बहुत अच्छा लगा। और अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी उसने पढ़ा जरूर, लेकिन उस समय लेखिका को वह समझ नहीं आया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा, तो उसके मन में इस कदर बांधा कि उस झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। कुछ सालों बाद उसने एक नदी के द्वीप पढ़ा, तो उसके मन में
इस कदर भावना जगी कि उसी भावना की झोंक में वह शेखर एक जीवनी नामक अजय जी द्वारा लिखे उपन्यास को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। जब लेखिका ने पहली बार उसे पढ़ा तो लेखिका को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इस बार उसको समझ में आया। वह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, पर उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेंद्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए इस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। तो बाद में लेखिका ने चित्रलेखा और जैनेंद्र का त्याग पत्र भी पढ़ा और ये पढ़कर उन्हें पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत आदि धारणाएं भी समझ में आ गई। ठीक है, और जितना उस उम्र में समझ सकती थी उसने समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। ठीक है, घर की चार दीवारी के बीच बैठकर उसके पिता ने जो राजनीति या देश की स्थितियों को जानने समझने का सिलसिला शुरू करवाया था, उस सिलसिले को बढ़ाकर शीला अग्रवाल ने उन स्थितियों में सक्रिय भागीदारी करना मनु भंडारी को सिखा दिया। ठीक है, सन 46-47 के जो दिन थे, जो स्थितियां थी, उसमें वैसे भी घर में बैठना कहाँ संभव था। मतलब जो क्रांतिकारी है, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, वह व्यक्ति उन दिनों में घर में नहीं बैठ सकता था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद क्या है? जोश। प्रभात फेरियां होती थी, हड़तालें चलती थी, जुलूस निकलते थे, हर शहर में भाषण होते थे पूरे दमखम और जोश के साथ। और इन सब से जुड़ना भी युवा व्यक्ति को जुड़ना बहुत ज़रूरी था। हर युवा में बहुत जोश था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। लेखिका भी युवा थी और शीला अग्रवाल ने जो जोश भरी बातें उसको सिखाई, उन बातों के कारण जो रगों में खून बह रहा था वो लावे में बदल गया, अर्थात उसके मन में भी जोश पैदा हो गया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। क्या हालात हुए कि एक बवंडर तो शहर में मचा हुआ था और एक उसके घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं और जानूं समझूं। पिताजी ने उसको सिर्फ इतनी ही आज़ादी दी थी कि उसकी उपस्थिति में, जब पिताजी घर पर हों तो उनके साथ जब घर में लोग आते हैं उनके बीच में उठूं बैठूं और देश के बारे में जानूं समझूं। हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। ठीक है, उसके पिताजी उसे आधुनिकता के साथ चलाना तो चाहते थे, लेकिन हाथ उठा कर नारे लगाना, हड़तालें करवाना, लड़कों के साथ शहर के बीच भाषण देते फिरना, ये चीज़ें बर्दाश्त करना उसके पिताजी को मुश्किल हो रहा था। और लेखिका उनकी आज़ादी के दायरे में चलना चाहती नहीं थी, यानी दोनों के विचारों में भिन्नता आ गई थी। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है। जब मन में जोश पैदा हो जाए तो सारा निषेध,
निषेध मतलब मनाही। सारी रोक टोक दूर हो जाती है, सारा भय मन से निकल जाता है। यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का, उसके बाद अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का सिलसिला शुरू हुआ। राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। राजेंद्र से लेखिका की शादी हो गई और यह सिलसिला टक्कर लेने का शुरू चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। तो यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा, प्रसिद्धि प्राप्त करना पिताजी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। दुर्बलता मतलब कमजोरी थी, दुर्बलता कमजोरी, और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत। उनका जीवन जीने का केंद्र बिंदु था कौन सा सिद्धांत, कौन सी बात, कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर, विशेष बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए, व्यक्ति को समाज में रहते हुए कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि उसका सम्मान, प्रसिद्धि, वजूद बढ़े। इसके चलते ही मैं 2-1 बार उनके कोप से बच गई। कोप मतलब क्रोध से। इसके चलते लेखिका 1-2 बार पिताजी के क्रोध से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी से आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। ठीक है, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया, उसने कहा कि उनसे आकर मिले पिताजी। वह उनको बताना चाहती थी कि मनु भंडारी की गतिविधियों के कारण उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। ठीक है, उसने, प्रिंसिपल ने क्या बताना चाहती थी कि जो गतिविधियां मनु भंडारी की कॉलेज में चल रही हैं उनके कारण उस पर कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। ठीक है, कि उसको घर पर बिठाया जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए और कहा कि यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित हो जाना। ठीक है, उस पत्र को पढ़ते ही पिताजी को बहुत क्रोध आया और कहा कि यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े हैं वहाँ पर, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भननाते हुए ही वे गए थे। ठीक है, गुस्से से क्रोधित हुए, उबलते हुए वो गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, कि आकर क्या हालत होगी मेरी, इसका अनुमान लेखिका को था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। इसलिए पड़ोस में एक मित्र के घर जाकर वह बैठ गई और माँ को कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। और अपनी माँ को बोल दिया कि आकर जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तो मुझे बुला लेना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। लेकिन जब उसकी माँ उसे बुलाने आई तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत खुश हैं, चली चल। तो लेखिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लेखिका घर पर गई, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की पिताजी ने उससे कहा कि अरे सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट टपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो वह क्लास छोड़कर बाहर आ जाते हैं। सारी लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए।
कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। जब प्रिंसिपल ने उस मनु भंडारी की सारी बातें उसके पिताजी को बताई तो उसके पिताजी गर्व महसूस करते हुए प्रिंसिपल को कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, कि यह स्वतंत्रता आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला, इसको कैसे रोक सकता है कोई। ठीक है, पहले तो वो गुस्से से उबलते हुए गए थे और बाद में उनको उसकी बातें सुनकर मनु भंडारी पर गर्व महसूस हुआ। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक, बेहद खुश होकर पिताजी मुझे यह सब बता रहे थे और मैं अवाक। लेखिका को आश्चर्य हो रहा था, मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न अपने कानों पर यह हकीकत थी। हकीकत मतलब सच्चाई थी। एक घटना के बारे में लेखिका और बताती हुई कहती है कि एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था और सभी कॉलेज, स्कूलों और दुकानों के लिए हड़ताल बोल दी गई थी, आह्वान था, पुकार थी। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग, सारे विद्यार्थी चौपड़ मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुए और फिर हुई भाषणबाजी और फिर वहाँ भाषण होने लगे। इसी बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। ठीक है, लू उतारना, बुरा भला सुनाना। तो इसी बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी, छोटी सोच वाले एक मित्र ने, या संकीर्ण सोच वाले, संकीर्ण विचारों वाले एक मित्र ने पिताजी को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हो गया? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती घूम रही है, हुड़दंग मचाती चौराहों पर हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घर की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? हमारे घर की लड़कियों को ऐसे सड़कों पर घूमना, हड़तालें करवाना, जुलूस निकलवाना शोभा नहीं देता। कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? ठीक है, कि कोई इज्जत, सम्मान, इस चीज़ की फिक्र आपको है या नहीं अपनी लड़की के बारे में? वे तो आग लगा कर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। उस व्यक्ति ने तो आग लगा दी और पिताजी उसमें पूरे दिन भभकते रहे। पिताजी ने कहा कि बस अब यही सुनने को बाकी रह गया और लोग घर पर आकर थू थू करके चले जाएं। अब इस मन्नू का घर से निकलना बंद कर दो। इन सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी। लेखिका को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब वह रात को घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। जब वह घर लौटी तो पिताजी का बहुत गहरा मित्र था कोई, और मित्र होने के साथ साथ वो अजमेर का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर भी था, सम्मानित व्यक्ति भी था। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने जब मन्नू को देखा तो उसने बड़े जोश के साथ उसका स्वागत किया और कहा, आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। उसने चौपड़ पर उसका भाषण सुना होगा और वो भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। कि तुम पूरे दिन क्या घर पे क्या करते रहते हो भंडारी जी? कभी घर से बाहर भी निकला करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। आपने कुछ
छोड़ दिया है। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। ठीक है, और मन्नू की वो तारीफ प्रशंसा करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। वो मन्नू की तारीफ किए जा रहे थे और पिताजी उस पर गर्व महसूस करते जा रहे थे। क्यों गर्व महसूस? कि शहर का इतना बड़ा प्रतिष्ठित आदमी उसकी बेटी की प्रशंसा कर रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। जब मन्नू अंदर गई तो उसकी माँ ने दोपहर के गुस्से वाली भी बात बताई, लेकिन मन्नू ने अभी राहत की सांस ली कि बच गई आज तो। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ, यानी पीछे की बातों को सोचती हूँ, तो इतना तो समझ में आता ही है कि उस समय मेरी क्या उम्र रही होगी और क्या मैंने भाषण दिया होगा। यह तो डॉक्टर साहब का प्यार था, स्नेह था कि उनके मुंह से प्रशंसा या तारीफ बनकर बह निकला। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ में के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यो धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। ठीक है, क्या सोच रही है लेखिका कि ये भी हो सकता है कि उस समय हालात ऐसे थे, लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं दी जाती थी। ऐसे हालातों के बीच शहर के चारों ओर उमड़ती भीड़ में लड़कों के बीच बिना संकोच के भाषण देना भी बहुत बड़ी बात थी। कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? उसने अपने पिताजी के बारे में बताया है कि उसके पिताजी अंतर विरोधों के बीच जीते थे। ठीक है, उसके मन में विरोध चलते रहते थे कि क्यों कि एक तरफ तो वो यश और प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, उसकी लालसा थी कि मैं भी विशिष्ट बनूं और मेरे बच्चे भी विशिष्ट बने। दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति भी उनकी सजगता थी। समाज में भी अपनी छवि को वो अच्छा रखना चाहते थे, लोगों की बातों को सुनना नहीं चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके पिताजी को सोच रहती थी कि कहीं वो उस लड़की की मान मर्यादा पर कोई सवाल न उठे। पर क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता तो है ही टकराहट का। ठीक है, कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, कि विशिष्ट भी बने और घर से बाहर भी न निकले, ऐसा नहीं हो सकता है। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। 1947 का मई महीना चल रहा था तो कॉलेज वालों ने शीला अग्रवाल को नोटिस दे दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। कि इस बात को लेकर कोई शोर शराबा न मचे, कोई हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके इन 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया, यानी कॉलेज से इनको निकाल दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। उन लोगों ने बाहर रहकर इतना हुड़दंग मचाया कि कॉलेज वालों को हार कर अगस्त में आखिर में 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने वह खुशी कुछ नहीं थी। मतलब उनको इस बात की खुशी थी कि 3rd ईयर में उनको प्रवेश मिल गया, लेकिन यह खुशी उनके सामने खड़ी चिर प्रतीक्षित जो मतलब लंबे समय से इंतजार में खुशी थी, उस खुशी के सामने कुछ भी नहीं थी।
शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 की 15 अगस्त 1947 को एक उपलब्धि प्राप्त हुई और हमारा देश आज़ाद हो गया। और इस जीत की खुशी के सामने वह खुशी कुछ भी नहीं थी। यह था हमारा आज का पाठ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।